जैसे हाँ। इब्राहिम पूछ रहा था कि सर यहाँ ये वाला फोर्स भी तो होगा इलास्टिक, जो क्या बोलते हैं यहाँ, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ये भी तो फोर्स आएगा। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसमें भी वो जो फोर्स डिस्क रखने के बाद, तो वो वहाँ फोर्स है ही नहीं, यानी इसका मतलब ये जो फोर्स है ना, तो यहाँ इसकी वजह से आएगा, इलास्टिक फोर्सेस की वजह से जो है वो जीरो मानना है यहाँ। क्यों? क्योंकि डिस्क पे भी वो जीरो मानना है अपने को, ठीक है। तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो फोर्स होगा कितना होगा, अगर इसके रेडियस में आर मानता हूँ, मान लो, है ना। तो अगर इसके रेडियस में आर मान के करता हूँ, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है। तो रिमेनिंग की वजह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दरअसल सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि सिग्मा 1 है ये, इनटू पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स इधर की तरफ होगा, है ना। और इस माइनस क्यू की वजह से, यानी ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो माइनस क्यू की वजह से इसको फोर्स इधर की तरफ होगा, मान लो एफ डैश, ठीक है। तो ये एफ डैश फोर्स है और ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है पहले तो? हाँ सर। है ना। अब क्या कर रहा है वो, इसको हटा के यहाँ डिस्क रख रहा है, और वो भी इक्विलिब्रियम पर। तो सीधी सी बात है कि ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, तो ये जो फोर्स आ रहा है इस पर, उस रिमेनिंग की वजह से आ रहा है। तो रिमेनिंग को भी तो इधर ये फोर्स एफ लग ही रहा होगा भाई। इस वाले पार्ट पर, इस कैप पर अगर ये फोर्स आ रहा है इधर की तरफ, हमने देखा है कैप पर इधर की तरफ एफ फोर्स है, और एफ डैश इधर आ रहा है और एफ इधर है। तो इसका मतलब है कि एफ अगर फोर्स इस पर आ रहा है, तो उतना फोर्स इसको भी तो लग रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट को। शेल, अरे यार क्या हो गया, शेल के इस रिमेनिंग पार्ट को भी लग रहा होगा, इधर की तरफ है। क्लियर है? अब इसकी जगह उसने रख दिया डिस्क, और ये भी इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब है कि इसको एफ फोर्स इधर लग रहा है उतना ही, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू रखा है अभी भी। तो इस पर कितना चार्ज हो कि इसको अट्रैक्ट करके रखे, और इस पर अभी भी उतना ही फोर्स एफ इधर की तरफ लगे, तभी तो ये डिस्क रेस्ट पर होगी। आगे बात सुनना हाँ है ना। अब क्या क्या मैंने, यानी इसका मतलब है कि इस रिमेनिंग की वजह से ये एफ है, तो यहाँ चार्ज क्यू रख रखा माइनस क्यू। तो हमें मालूम है कि इस डिस्क की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर सिग्मा 2 चार्ज है। तो वो होता है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई करूं, तो ये एफ फोर्स के इक्वल आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो बस इन दोनों को इक्वल कर दिया ना फिर मैंने। आई बात सर? हाँ सर समझा। ये क्या था, कुछ नहीं था। सर वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाला भी एक बार बता सकते हैं? सर इसी में जैसे उसने पूछा था टेंशन वाला चीज, हाँ? तो वो हम लोग ने क्यों नहीं लिया था? क्या 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 फिर से बोलो। सर वो इब्राहिम ने टेंशन वाला भी पूछा था ना, इसी में कि टेंशन भी तो हाँ। लगेगा। तो ना लगेगा, लेकिन फिर ये लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डिस्क को कैसे, उस पर भी तो वो फोर्स भी तो आएगा ना। तो वो दरअसल अगर यहाँ जीरो मान रहा है, तो फिर इसका मतलब वहां भी हम जीरो ही मान रहे हैं उस फोर्स को। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि ये दोनों इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि वो जो टेंशन फोर्स यहाँ एक तरह से डेवलप होगा वो नेग्लिजिबल है, जीरो है मतलब वो, यानी एक दूसरे को जस्ट बैलेंस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो जीरो हो सकता है, उसमें क्या है। आई बात समझ में? अच्छा मतलब हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो फिर टेंशन को जीरो ही मानना। हाँ, फिर जीरो मानना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर लेना पड़ेगा बिल्कुल। उस फोर्स को भी तो काउंट करूंगा फिर मैं, होगा क्यों नहीं होगा। लेकिन वो फोर्स नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने क्वेश्चन बनाया है, इसका मतलब उस वाले पार्ट को जीरो करना है। हाँ सर ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट फॉल्स ऑन अ डबल स्लिट हैविंग अ सेपरेशन ऑफ दिस वन।
green light falls on a double slit having a separation of this one and width of this, यानी ये width भी अपने को दिया हुआ है, ये A है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ये कैपिटल D ले लेते हैं। The number of bright fringes between the first and second diffraction, तो number of bright fringes between the first and second diffraction minima, तो जब हम ये स्लिट की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि इस तरह से पैटर्न मिलता है अपने को। तो ये फर्स्ट मिनिमा के करस्पॉन्डिंग है, ये सेकंड मिनिमा के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस अपने को बताना है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं y1 है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं y2 है। तो y2 माइनस y1 और ये n इंटू बीटा, हमें यहाँ n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास में इसमें मिलेगा। तो अब आप देखो यहाँ ये जो स्लिट है इसकी वजह से ये डिफ्रेक्शन हो रहा है और इन दोनों से मिला के इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ। तो यहाँ यही करना है कि जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो बीटा क्या हो जाएगा, लैम्बडा कैपिटल D बाई D हो जाएगा और ये y2 माइनस y1 है ना। तो y2 कैसे निकालेंगे, वो डिफ्रेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि a साइन थीटा इक्वल टू होता है n लैम्बडा मिनिमा के लिए वहां, ठीक है। तो यहाँ देखो सेपरेशन जो है जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है वो काफी स्मॉल है, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें तो y2 y1 चाहिए, तो ये मैं d ले रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा, दरअसल ये थीटा को स्मॉल लेते हुए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में y बाई d इक्वल टू n लैम्बडा। तो n लैम्बडा का मतलब एक n इक्वल टू 1 है, एक n इक्वल टू 2 है। तो यहाँ जो y1 मिलेगा वो तो हो जाएगा d लैम्बडा बाई a, जो y2 मिलेगा वो 2d लैम्बडा बाई a, उसको यहाँ रखेंगे तो d लैम्बडा बाई a और बीटा की वैल्यू यहाँ रखी देंगे, तो n लैम्बडा d बाई d इक्वल टू लैम्बडा d बाई a। तो हमारे पास में अल्टीमेटली n की वैल्यू आ गई d बाई a, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो d बाई a, अब यहाँ देखो d की वैल्यू क्या है, यहाँ d है 19.44 माइक्रो और ये 4.05, तो डिवाइड करके देख लो इससे क्या वैल्यू आ रही है। सर मैंने ये डिवाइड किया 9.44 डिवाइडेड बाई 4.05, तो 4.8 आ रहा है ना। तो इसका मतलब लगभग 5 मानेंगे फिर हम लोग यहाँ, तो आंसर इसका बी ऑप्शन आना चाहिए। इधर ऐसे नहीं देखेंगे कि 4.8 है तो हम लेंगे 4 वाला, क्योंकि 5 तक नहीं जा रहा है। नहीं, क्योंकि 5 से ज्यादा है ना, तो उसको उसमें जब राउंड ऑफ करोगे तो 5 में जाएगा ना, क्योंकि जो हमने लिया वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है सारी। हाँ 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 आगे पसंद में कैसे करना है, हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। और अच्छा तो हो ही गया था, ठीक है। और क्या क्या दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 3 कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सबने कर लिया भाई? हाँ सर। बाकी लोग आराम से ज्वाइन होते हैं, क्या बताइए? अभी 11 बच्चे हैं, बाकी क्या संन्यास ले लिया क्या, महाकुंभ में चले गए क्या सब? टाइम टेबल नहीं आया था सर, मालूम नहीं थी क्लास। टाइम टेबल कल आ गया था? सर टाइम टेबल तो कल आया था, देखो क्या बात कर दी। 7:40 पे टाइम टेबल मिल गया था आप लोगों को कल रात को।
सर, देखा नहीं मैंने। तो बताइए, अब तो वैसे भी एग्जाम तो हो नहीं रहा, तो बढ़िया हो गया आप लोगों के लिए भी। क्या किया जाए? अनिश, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 3 कर लिया? हम्म। नाम लेते अनिश तो भाग गया। हाँ, ये भी बढ़िया है। जब क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो सर सवाल किससे करेंगे? चलो डिस्कस करते हैं पार्ट 1। मैंने आपको इसका पीडीएफ भेजा था क्या? हम्म। सर शीट था उसी से कर लिया। ये क्यों बुक हो गया? Exercise 3. बारह, 15, 16। और 12 12। 12th क्वेश्चन ये है ना?
हीटर ऑफ इलेक्ट्रिक केटल इज मेड ऑफ वायर ऑफ हाँ लेंथ सर, एल, है ये ना? हाँ सर। तो ये इस तरह से है। इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसका जो डायमीटर है वो डी है। टेक्स 4 मिनट्स, इसमें मान लो ये वाटर है या जो भी लिक्विड है, 4 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg वाटर बाई 40 K, यानी डी क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी डिवाइड बाई ये मान लेते हैं डी टी है। तो आप यहाँ देखो ये क्या है, पावर है एक तरह से, ये हीट मिल रहा है, मतलब इस रेट से हीट मिल रहा है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, यानी एम एस डेल्टा टी इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला है जो यूज करना है। तो इसने अपने को दिया हुआ है बाई 40, यानी डेल्टा टी 40 के है, मास दे रखा है ऐसे है ही। तो एक तो रिलेशन ये आ जाएगा हमारे पास में एम एस, क्योंकि एम 0.5 है, ये 40, क्योंकि इसका वोल्टेज फिक्स होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर और इंटू कितना 4 मिनट। यहाँ इस केस में आर नोट मान लेता हूँ, आर नोट हो जाएगा रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ये आर नोट आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, दिस हीटर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, और दोनों की लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। द वे दीज वायर्स आर कनेक्टेड इज गिवन इन द ऑप्शंस। तो पहले मान लो सीरीज की बात करेंगे, दोनों आइडेंटिकल है, तो सीरीज की बात करेंगे तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में 2 आर, यानी 2 इंटू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। तो सेम यही रिलेशन यहाँ मिलेगा अपने को, ऐसा ही क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाई 40 के, यानी इसका मतलब एम एस 40 वी स्क्वायर बाई आर वन इंटू टी वन, आर वन की वैल्यू दे रखी, और जब पैरेलल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। कर लोगे आप? हाँ सर। यही था, ऐसे ही करना था, ठीक है। जहाँ वी जो है सेम है सबके लिए। नेक्स्ट हमारे पास में 15, हम्म 15 में यही ना, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मीटर ब्रिज। During an experiment with a meter bridge, the galvanometer shows the null point when the jockey is pressed at 40.0 सेंटीमीटर। तो जैसे लेंथ की अगर बात करेंगे तो यहाँ जैसे लेंथ इसने कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, लेकिन इसने देखो लिखा है 40.0 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है लेंथ का वो 0.1 सेंटीमीटर है, ये मतलब होता है। लास्ट प्लेस देखते हैं हमेशा, ठीक है, तो 0.1 यानी डेल्टा एल इसका ये होता है। फिर ये कह रहा है कि यूजिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम एज शोन इन द फिगर, यानी आर फिक्स है, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 mm। ये दरअसल क्या है, ये 1 mm ही तो है। द अननोन रेजिस्टेंस इज, अब अननोन रेजिस्टेंस अपने को बताना है कि क्या होगा, तो हो जाएगा, बैलेंस कराओ इसको। तो यहाँ टोटल लेंथ कितनी होगी 100, तो ये 40 की जगह एल मानेंगे पहले हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा होता है इसमें, तो आर बाई 90 इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, जहाँ एल कितना हमारे पास में 40 है, ये समझ में आया पहले तो हमें अननोन रेजिस्टेंस के बारे में बात करना है ना। 90 तो हमारा फिक्स है, तो क्या करेंगे, R इक्वल टू 90 L बाई 100 माइनस एल, ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो,
या लॉग ले लो पहले, तो ln r इक्वल टू ln 90 प्लस ln l माइनस ln 100 माइनस l। ये कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर के बाद पहले हम लोग कम्युनिकेशन का पढ़ेंगे, उसके बाद यही वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग एरर का। इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डेल्टा r बाई आर, ये तो जीरो क्योंकि फिक्स है, डेल्टा l बाई एल माइनस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। तो ये सबको पॉजिटिव करना होता है, तो हो जाएगा डेल्टा l बाई एल प्लस डेल्टा l बाई 100 माइनस एल। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेल्टा l को बाहर ले लो, तो 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू 100 माइनस एल, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ होगा, प्लस एल आएगा। तुम्हारे पास आ गया 100 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 माइनस एल। अब अपने को एक तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, यहाँ से अपने को क्या निकालना है, डेल्टा आर निकालना है। तो आर कितना हो गया, तो 90 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ये 3, तो ये कितना हो गया 30, यानी आर की वैल्यू आ गया आपके पास में 60। या तो ए आंसर सही या सी आंसर सही है, तो एक तो आ गया 60 ओम, और यहाँ से डेल्टा आर निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ डेल्टा एल क्या लिखेंगे, 0.1 ले लो, क्योंकि सब सेंटीमीटर में, तो कितना हो गया देखो, 100 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60, और ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 10 बाई तो 1, यानी 0.25, यानी सी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है 16 ये है, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, है ना। अब इसमें क्या है, दरअसल ये इसको हम बोलते हैं पैरेलल में, क्योंकि दोनों के अक्रॉस देखो, पी और क्यू के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम ही है, इसका मतलब दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो इसको ऐसे देखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस हम यहाँ बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट फ्लो करेगा, दोनों किसमें, पैरेलल में। तो बाहर का क्या है, ये एल्यूमिनियम का है और ये आयरन का है, और दोनों की लेंथ यहाँ एल सेम है। तो पहले आर एल्यूमिनियम की बात करेंगे, तो रो एल्यूमिनियम एल डिवाइडेड बाई इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे मान लेते हैं कि ये बी है और अंदर वाले का मान लेते हैं कि ए है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, और आर आयरन तो जाएगा ए रो आयरन एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दोनों किस में, पैरेलल में। निकालना क्या था इसमें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस पी एंड क्यू। तो आर एल्यूमिनियम आर आयरन कर लोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 यही है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक सर। चार्ज डेंसिटी। देखो कैसे करेंगे, an infinite line charge of uniform electric charge density lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell.
और ये वायर यहाँ है। दोनों इनफाइनाइट है। इस पे मैंने मान लिया कि लैम्बडा नॉट है t इक्वल टू 0 पर, यहाँ ये वायर पर। तो ये कह रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 शेल की रेडियस अपने को दिया हुआ है कैपिटल आर है। At t equal to 0, the space inside the cylinder is filled with material of permittivity and electrical conductivity. तो मटेरियल परमिटिविटी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा दिया हुआ है इसका। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन द मटेरियल follows Ohm's law. Which one of the following graph best describes the subsequent variation of the magnitude of current density at any point in the material कह रहा है। तो करंट डेंसिटी की बात कर रहा भाई ये। यहाँ क्या करेंगे, किसी आर डिस्टेंस पे जाके एक शेल बनाएंगे पहले तो। dr थिकनेस की एक शेल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको क्रॉस करके ऐसे करंट जाएगा, क्योंकि एक तरह से समझो आपके यहाँ से चार्ज लीक हो रहा है और वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो किसी जनरल टाइम टी की बात करेंगे तो मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा रहेगा, क्योंकि चार्ज कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो आपको ये मालूम है कि अगर इस तरह से करंट जा रहा है तो पहले इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, एक तरह से पर यूनिट लेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये लेंथ एल मान लेता हूँ, तो रो, जो कि रो की जगह इसने अभी लिखता हूँ मैं, देखो रो इंटू डी आर बाई 2πr इंटू एल ना, या डी आर बाई सिग्मा 2πr इंटू एल, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। और हमें मालूम है कि करंट की अगर हम बात करें तो ये दरअसल क्या डेल्टा आर है। तो यहाँ का इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा शेल के अक्रॉस, यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होगा, है ना। क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होगा। अब डेल्टा वी मिल गया अपने को, तो आपको ये मालूम ही है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, और ये इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, याद आ रहा है। वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा आर अपने को मिल ही रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये क्या होगा यहाँ लैम्बडा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, फिर अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आई इंटू डेल्टा आर यानी डी आर बाई सिग्मा 2π आर एल। अच्छा, यहाँ अपने को क्या दिया लेकिन इसने, ये क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ना, ये दिया हुआ है अपने को ऐसा। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये तो आ गया हमारे पास में ना। मैंने क्या किया यहाँ से बात सुनना है, दरअसल मैंने क्या किया, आई डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी कर लिया। तो डेल्टा वी की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, लैम्बडा डेल्टा आर बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिखूंगा। ये दरअसल कट जाएगा, ये डेल्टा मतलब डी आर ही है, और यहाँ से देखो ये 2π आर ये भी कट जाएगा। तुम्हारे पास में आई इक्वल टू आ गया सिग्मा लैम्बडा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको क्या लिखोगे आप, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखोगे, इनटू यहाँ एल भी होगा,
यानी क्यू क्या होगा किसी एल लेंथ के लिए, तो लेमड़ा इक्वल टू हो जाएगा इधर से क्यू बाई एल ना, तो क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ, ये हो जाएगी। तो रखो क्यू की वैल्यू मान, तो क्या होगा एल से तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आ जाएगा इसी इक्वेशन में दिया जाएगा हमारे पास में एल, या एक काम करते हैं, एक मिनट, कोई बात नहीं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, पहले तो बताऊंगी, ये रिलेशन मिल गया मुझे, हाँ सर क्लियर है। है ना। अब हमें क्या पूछ रहा है, लेकिन वो डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी कैसे लिखोगे, ये तो एक रिलेशन मिल गया मुझे यहाँ से, तो ऊपर का रफ कर दूं मैं यहाँ। हाँ सर। मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए था, मुझे दरअसल ये वाला पार्ट लेना चाहिए था। आपको याद होगा, ये तो कुछ ज्यादा आगे चले जाएंगे। आपको याद है ये जे रो इक्वल टू ई होता है हाँ सर हाँ। है ना, या जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, और जे मतलब क्या होता है आई बाई 2 पाई आर एल होता है, और सिग्मा इंटू ये क्या होता है लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ये वही तो इक्वेशन आगे देखो ना, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास में है जे, तो क्या करेंगे, इसको ऐसा करता हूं मैं, इसको क्यू ले लेता हूं, तो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी ये एप्सिलॉन ही तो है, ये दरअसल एप्सिलॉन तो दिया उसने। तो ये हमारे पास में है, और क्या होगा इंटू क्यू है ना। ठीक है ना। अब यहाँ देखो आप, चार्ज यहाँ डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि लैम्बडा डिक्रीज कर रहा है, तो हाँ। चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्यू, यानी माइनस डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन डी टी। इसको इंडिकेट कर देंगे। तो इनिशियली कितना था एक तरह से चार्ज क्यू नॉट था, फिर बाद में कितना रह गया क्यू, इसको 0 से टी तो जाएगा माइनस एल एन क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू टी, यानी क्यू इक्वल टू क्या आ गया क्यू नॉट ए टू पावर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन इनटू टी, दोनों साइड एल से डिवाइड कर दें, तो ये क्या जाएगा लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट ए टू पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू टी। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, क्योंकि किसी आर पर पूछा उसने, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा J इक्वल टू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, और लैम्बडा की वैल्यू ये है ए टू पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू टी, यानी ये क्या हो गया J इक्वल टू J नॉट ए टू पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू टी। इसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि J और T में ग्राफ पूछ रहा है, तो इसका ग्राफ ये होगा ना,
ये जे नोट था और टी टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0। समझ में आई बात? हाँ सर। वैसे ही करना था। नेक्स्ट है 20। इसका ऑप्शन सी सही है। अच्छा 20 और 21 दोनों बताने हैं। इसका 19 हो गया आपको गया। कंसिडर 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स एंड 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स। With resistance R, if the internal resistance of the galvanometers, which of the following statements about any one of the galvanometers are true? हो गया है? हाँ सर। बीस और 21। ये दो प्लेट्स हैं यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। कंसिडर एन इवैक्यूएटेड सिलेंडर चैम्बर ऑफ हाइट h। ये हाइट h दिया हुआ है। Having rigid conducting plates at the ends and an insulated curved surface as shown in the figure। ये कर्व्ड सरफेस मतलब ये सब प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं। नंबर ऑफ सॉरी कर्व्ड सरफेस मतलब इस तरह से। नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स मेड ऑफ लाइट वेट एंड सॉफ्ट मटेरियल एंड कोटेड विद अ कंडक्टिंग मटेरियल, यानी ऐसे बॉल्स हैं यहाँ। coated with a conducting material and are placed on the bottom plate. The balls have a radius r, जो कि काफी small दिया है इसने। Now high voltage source is connected across the conducting plate such that the bottom plate is, ये V0 पर है और ये माइनस V0 पर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ है वो 2V0 दिया हुआ है। Due to their conducting surface, the balls will get charged, will become equipotential with the plate and are repelled by it. The balls will eventually collide with the top plate where the coefficient of restitution can be taken to be 0 due to the soft nature of the material of the balls. The electric field in the chamber can be considered to be that of the parallel plate capacitor. यानी parallel plate capacitor। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, यानी V बाई H, यानी 2V0 बाई H। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कांस्टेंट है। द बॉल्स, अच्छा ये कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चैम्बर कैन बी कंसिडर्ड टू बी दैट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अज्यूम दैट देयर आर नो कोलिजन्स बिटवीन द बॉल्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल। ग्रेविटी है नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द प्लेट्स। द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज they went up with. The balls will bounce back to the bottom plate carrying the same charge they went up with. The balls will stick to the top plate and remain there. अब होगा क्या, देखो ये बॉल ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ देखो पहली बात है इस पर यहाँ का पोटेंशियल कितना V0, तो हर बॉल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पे चार्ज Q अगर है तो KQ बाई R इक्वल टू क्या होगा, V0 होगा। ये बात सुनना है पहले तो, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल यानी इस प्लेट के इक्वल पोटेंशियल हो जाए तो ये कंडक्टिंग बॉल है, मतलब सरफेस कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करेगी, सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, तो ये पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आप देख रहे हो कि पूरा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगने की वजह से बॉल क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन यहाँ जाके ये स्टिक कर जाएगा। अब होगा क्या, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके इस पर वापस से क्या हो जाएगा,
इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से क्या करेगा, इसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, उसकी वजह से बॉल क्या करेगा, नीचे जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट। अब कौन सा चार्ज लेकर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो नीचे आ रहा है, पहले पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा था, तो अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विद, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? हाँ सर। फिर कह रहा है द एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट। एवरेज करंट का मतलब ये हुआ कि आप ये देखो कि सारी बॉल्स, हम ये मानेंगे कि जितनी बॉल्स यहाँ बॉटम पर पड़ी थी तो सब एक साथ ऊपर जा रही है, क्योंकि एक साथ चार्ज हो रही है और एक साथ ही नीचे आ रही है। तो एवरेज करंट का मतलब क्या हुआ, एवरेज करंट का मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज करंट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज तो मैंने मान लिया कि एन बॉल से मान लो, तो कोई भी मान लो यहां से ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो टोटल चार्ज तो मान लेंगे हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा, एन इंटू क्यू, और टोटल टाइम मान लें क्योंकि जाने आने का टाइम क्या होगा यहाँ सेम होगा एक तरह से, तो 2t0। तो इनिशियल जब जाएंगे ऊपर तो स्टैंडिंग एनर्जी तो जीरो ही है, तो इन्हें t0 कैसे निकालेंगे, तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा q e बाई m इंटू t0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई एवरेज यहां से मिलेगा अपने को, तो t0 की वैल्यू रख देंगे, तो जाएगा एन क्यू बाई 2 और t0 ये हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर रूट में जाएगा ना, तो जाएगा क्यू ए बाई 2mh और इसकी पावर हाफ। अब यहां से देखो Q की वैल्यू ये रखोगे आप, यहाँ E की वैल्यू ये रखोगे, तो आप यहाँ देखो अंदर मिलेगा अपने को V0 Q और E, तो V0 का होल स्क्वायर बार V, यानी आई एवरेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 का होल स्क्वायर आ रहा है। देखो आप, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है प्रोपोर्शनल टू V0 का होल स्क्वायर है, तो ए ऑप्शन ये आ गया। आगे बात सुनना है, क्योंकि ए की वैल्यू ये रखोगे और क्यू की वैल्यू यहां से निकाल के रखोगे। क्लियर है? सर इस वाले में अगर बैटरी की पोलैरिटी तो सेम चीज होता क्या बॉल्स के साथ? हाँ होगा, सेम चीज होगा। पोलरिटी चेंज कर दिया मान लो आपने, तो नीचे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉल्स पहले, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, इधर की तरफ रहेगा, तो बॉल्स ऊपर मूव करेगी ना, फिर नेगेटिव है तो अपोजिट मूव करेगी ना। हाँ सर। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम वही आ जाएगा आंसर। ओके, हाँ सर ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका। कैपेसिटर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हैं? चार्जिंग डिस्चार्जिंग चल रहा। क्या करवाया था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया था। चार्जिंग का, अच्छा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया था। मैंने एनर्जी वाला पार्ट बता दिया था आपको। चलो क्वेश्चन करते हैं ना। तो यहाँ एग्जाम्पल 4 पर आए तो आप लोग फाइंड आउट करंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर।
लिख लिया है? हाँ सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारे पास में सर्किट दिया है, इसमें ये 10 वोल्ट है, प्लस या माइनस। ये 3 फेरेड है, ये 2 ओम है। फाइंड आउट करंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर which is initially uncharged in the following situation just after the switch is closed। तो क्या बताया था मैंने कि जैसे ही इसको क्लोज करोगे ये एक तरह से सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा इसके अक्रॉस, 0 हो जाएगा। यानी इसमें जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो 10/2 यानी 5 एम्पियर। और चार्ज कितना होगा, 0 होगा, जस्ट एट t इक्वल टू 0 पर। क्लियर है बात? इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 0 होगा। ये कह रहा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम का मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। फुली जब चार्ज हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करने का मतलब क्या हुआ, इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा या माइनस क्यू चार्ज होगा, और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, यहाँ 0, ये 2 ओम है, तो प्लस माइनस, तो ये कितना है, 10 वोल्ट है। तो पहली बात तो चार्ज कितना हो जाएगा, अगर ये सी है तो ये आ जाएगा, क्या होता है, सी इंटू वी ना, या केवीएल लगा लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 10 यानी 30 कूलम। ये 3 फेरेड है, और सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है नहीं? डाउट है? क्लियर है सर। नेक्स्ट है एग्जांपल 5। ये आर है, ये आर है, और यहाँ कैपेसिटर है सी। फाइंड आउट करंट I1 I2। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I1 है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I3 है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I2 है। अभी यहाँ स्विच जो है वो ओपन है, और dq/dt, जो कि इसी को हम dq/dt भी बोलते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटर के अक्रॉस की बात कर रहा है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड dq/dt ऑफ कैपेसिटर इन द सर्किट विच इज इनिशियली अनचार्ज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, तो जैसे ही स्विच क्लोज करोगे क्या हो जाएगा सर्किट, सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये आर, ये आर, ये आर, ये प्लस, ये माइनस, ये ई। आप देख रहे हो कि आर और आर ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो सिमेट्री है। तो देखो पहली बात तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I1 है, और यहाँ जो करंट जा रहा है वो I3, और यहाँ जो करंट जा रहा है वो I2 है। तो ये तो कंफर्म है कि I2 इक्वल टू I3 होगा, यानी I1 इक्वल टू जाएगा 2I2 या 2I3,
पहले I1 ही निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो पहले R इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2 प्लस R3 R/2, यानी I1 जो मिलेगा अपने को वो E/3 R/2 यानी 2E/3R। तो फिर I2 इक्वल टू I3 और I2 मतलब dQ/dt, वो कितना हो जाएगा E/3R। लेकिन चार्ज कितना होगा यहाँ, 0 होगा t इक्वल टू 0 पर। तो ये तो बात जस्ट आफ्टर, यानी ये बात कर रहा हूँ मैं एट t इक्वल टू 0 पर जैसे स्विच क्लोज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। सर इसमें इसमें जो हम लोग कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाय आर सी, इसमें वो यहाँ पे वो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? मैं अभी बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट को, पहले ये समझ में आया? हाँ आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं, पहले एक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, लिख लिया? हम्म, हो गया सर। अब कह रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी स्टडी स्टेट की बात करते हैं, यानी t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में होगा उस ब्रांच में करंट क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो करंट पास नहीं होने देगा। ये चार्ज स्टेडी स्टेट का है। तो ये आ रहे, ये आ रहे और ये आ रहे, तो अब यहाँ क्या होगा, इसमें I2 तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसका मतलब dQ/dt भी 0। लेकिन यहाँ जो I3 होगा वो I1 के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सारा करंट इधर से पास होगा, तो वापस इसमें कितना जाएगा, I1 जाएगा। तो पहले ये लूप कंप्लीट करके I1 निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा I1 यहाँ, यानी I1 इक्वल टू I3 मिलेगा, जो कि हो जाएगा E/2R। अब ये लूप बनाएंगे, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इस R के अक्रॉस तो करंट 0 है, तो वोल्टेज भी 0, यानी हम लोग लूप जब बनाएंगे तो Q0/C माइनस I1R इक्वल टू 0, तो I1R यानी Q0/C इक्वल टू E/2। तो चार्ज कितना आ गया, Q0 इक्वल टू CE/2 आ जाएगा। और I2 0 हो ही गया, dQ/dt 0 हो ही गया, I1 I3 ये मिल जाएगा। ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो लिख लो। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो वह t इक्वल टू 0 पर, t टेंड्स टू इंफिनिटी पर चार्ज कितना है, करंट कितना है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसी जनरल टाइम t पर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या है, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक तो मेथड मैंने आपको चार्जिंग वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे कर सकते हैं, और एक और है जो कि ट्रिक है, उससे कैसे करेंगे बता देता हूँ मैं।
Yes, sir. तो दरअसल कैसे करना है, मान लो जैसे कि हमारे पास में ये सिंपल सर्किट है, तो यहाँ करना क्या है, पहले स्टेडी स्टेट का चार्ज निकालेंगे एट स्टेडी स्टेट। चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो स्टेडी स्टेट पर जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा, यानी कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। तो ये आर ए रेस है, इसका मतलब करंट तो जीरो ही है यहाँ, और ये फुली चार्ज है, तो ये क्यू नॉट चार्ज मैंने मान लिया कैपेसिटर पर है। सॉल्व करेंगे तो माइनस ए है ना, प्लस क्यू नॉट बाई सी इक्वल टू जीरो। तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ सी ई आ जाएगी। अब क्या करना है, दूसरा केस होगा इसमें, पहले स्टेडी स्टेट पे चार्ज निकाल लिया, फिर होगा इक्विवेलेंट। ये ट्रिक है दरअसल जो बताने जा रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है। फिर क्या करेंगे, जो जो भी बैटरीज होगी उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी ईएमएफ को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। मान लो अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको नहीं करेंगे, जैसे अभी एक और केस लूंगा मैं। तो कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर निकालने का मतलब है ईएमएफ ऑफ बैटरीज, एक नहीं, बैटरी और बैटरीज गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तब की बात बता रहा हूं मैं, लिख लो इसको पहले। लिख लिया। सर एक मिनट।
हाँ सर लिख लिया। तो अब ये रेजिस्टेंस है और ये ए और बी, और यहाँ बैटरी का ईएमएफ था, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि ए बी के अक्रॉस यानी आर इक्वलेंट क्या मिला अपने को, आर आ रहा है इस केस में। तो फॉर्मूला ये है, चार्ज होगा Q इक्वल टू Q नॉट, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस A2 पावर माइनस T बार बाई R इक्वलेंट इंटू C, जहाँ Q नॉट होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, और R इक्वलेंट वो है, जैसे भी और भी क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि यही तो निकल के आता है इस केस में। तो सी ई 1 माइनस A2 पावर माइनस T बाई RC, ये किसी जनरल टाइम T का चार्ज हो गया कैपेसिटर पर। हो गया सर। वैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका ईएमएफ ये प्लस ये माइनस, ये आर और ये सी है। ऐसा दिया कहा जाए कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो, पहले स्टेडी स्टेट पे निकालेंगे। तो एट स्टेडी स्टेट सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर्किट को जब आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए प्लस क्यू नॉट बाई सी इक्वल टू जीरो, यानी क्यू नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। सर्किट ऐसा होगा, यहाँ क्यू नॉट या माइनस क्यू नॉट यहाँ सी, और ये ईएमएफ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये कैपिटल और ये ई, तो सर्किट में करंट तो जीरो आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू नॉट चार्ज मिल जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे इसका, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ए और बी, यानी सी के अक्रॉस देखना है अपने को। तो बैटरी की ईएमएफ को शॉर्ट सर्किट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी है वहाँ, तो ये आर है, ये कैपिटल आर है। इस केस में जो आर इक्विवेलेंट होगा दरअसल होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस A2 पावर माइनस T बाई आर इक्वलेंट इंटू सी, यानी चार्ज आ गया CE 1 माइनस A2 पावर माइनस T बाई आर प्लस स्मॉल आर। यही आंसर है। बात समझ में आई? हाँ सर।
क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में एक क्वेश्चन है, करो इसको। एग्जाम्पल 5 है ना। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिक है ये तभी लगा सकते हैं जब एक ही कैपेसिटर हो, और बैटरीज कितनी भी हो सकती है, लेकिन जिस सर अगर कैपेसिटर बहुत बताओ चार्ज सारे क्या। कैपेसिटर हो गए और उसका हम लोग सी इक्विवेलेंट ऐसा निकाल सकेंगे तभी भी ठीक एप्लीकेबल है क्या? तब 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 लगा सकते हैं। तो वो पूछेगा कि उसका सी इक्विवेलेंट का कैसे रहेगा। वो तो हाँ क्वेश्चन सर। ही आपके अभी शॉर्ट एग्जांपल में भी दिए हुए हैं। कुछ ऐसा बनेगा कि टाइम दोनों के लिए सेम आ रहा हो कैपेसिटर्स पे, या 3 कैपेसिटर तीनों पे सेम टाइम आ रहा हो, इस तरह से। प्लस हाँ सर। इस तरह से बनेगा कि आपको भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की। अभी जैसे क्वेश्चन करवाता हूँ, शीट में दिया हुआ है सॉल्व क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहां भी अप्लाई कर सकते हो उसको। मतलब सिमेट्रिक सिस्टम होगा, वहां अप्लाई कर सकते हो, कहने का मतलब ये। तो बताओ चार्ज बताइए। फाइंड दी चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। कितना आ गया? सी ए बाई टू, वन माइनस और -2 r बाई, सॉरी, -2t/RC। 2t बाई 3r, 3r। यही है ना? ये आंसर है। ठीक है। ये क्वेश्चन करो तो। इससे बताओ। The C into 1 minus e की पावर minus t by 2RC। ये तो नहीं आंसर। देखो कैसे करेंगे इसको। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले चार्ज निकाल लेंगे। यहाँ से करंट गया तो क्या हो जाएगा, ये फुली चार्ज हो गया। तो इसका मतलब इसमें अगर I1 करंट गया तो I1 इधर से निकल जाएगा। इसमें अगर I2 गया तो इधर से I2 निकल जाएगा। ठीक है। तो पहले I1 निकाल लेते हैं। तो I1 कितना हो जाएगा यहाँ, A/3R। फिर I2 निकाल लेते हैं, A/2R। और ये लूप बना लेते हैं। तो लूप बनाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो, I1R प्लस Q0/C माइनस I2R इक्वल टू 0। I1R कितना हो गया, A/3
तो क्यू नॉट पे मिल गया तो क्या वो लिख लिया था आप लोगों ने? नहीं सर, समझ में आया कैसे किया था मैंने? नहीं सर, आपका आवाज ही चला गया था बीच में, स्क्रीन भी ब्लैक हो गया था। तो 7R/6 आता है क्या हर एक पे? 7R/6 आता है। ये था हमारे पास में ना, तो ये तो मेरे कहने का मतलब है कि ये फुली चार्ज होने के बाद यहाँ I1 करंट जा रहा है तो I1 इधर से निकल जाएगा, इधर अगर I2 आ रहा होगा तो I2 इधर से निकल जाएगा। तो हमने I1 निकाल लिया था, E/3R था, I2 था हमारे पास में E/2R है ना। तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ, तो I1R प्लस Q0/C माइनस I2R इक्वल टू 0। यहाँ से Q0 की वैल्यू क्या मिली अपने को? CE/6। ये क्लियर था। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसके अक्रॉस देखेंगे ना हम लोग, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये A और ये B और ये 1 और 2 दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ मान लूंगा मैं। तो आप देखो कि 1 और A के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, और 1 और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, है ना। A और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2R, और B और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R। इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, तो R A B कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास में 2R और R, तो 1/2R प्लस 1/2 तो 2 से तो 2R/3 प्लस R/2 यानी आ जाएगा 7R/6। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा Q इक्वल टू CA/6 1 माइनस A2 पावर माइनस 60/7RC। अभी क्लियर है? हाँ सर। तो इस तरह से करेंगे, तो आप बाकी का भी कर लो। अभी क्या बोल रहा था, ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 2 का केवल पार्ट 2 ही हुआ ना डिस्कस अभी? अरे हाँ या ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 डिस्कस हुआ ना? पार्ट 1 हुआ है बस। तो भी वो भी करो, इसका पार्ट 2 कर लिया आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 3 का। हाँ सर करिए। हो गया? हाँ सर।
चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय इसका भी सर। एक्सरसाइज 1 करना शुरू कर दो आप लोग।